हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिस्टर शैडो और अंतरा ने पुलिस स्टेशन जाकर ध्रुव की जमानत करवाई थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, अब तुम ही बताओ कि ध्रुव का क्या करना है। इससे पहले कि अंतरा कुछ बोल पाए, ध्रुव ने कह दिया, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना पेट पाल सकता हूँ। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, कैसे पालोगे अपना पेट, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करके? इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, फिलहाल तो यही करना पड़ेगा, जब बड़ा हो जाऊंगा और मौका मिलेगा तो दूसरा ढंग का काम ढूंढ लूंगा। यह सुनकर अंतरा खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने सौतेले भाई की मदद करनी चाहिए या नहीं। फिलहाल ध्रुव के माँ बाप दोनों जिंदा थे, इसलिए वैसे तो उसकी मदद करना अंतरा की जिम्मेदारी नहीं थी। अंतरा यह सब पूछ रही थी, तब ध्रुव ने कहा, दीदी, आपने मेरी जमानत करवाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन आपको मेरे लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप मेरी बिल्कुल टेंशन मत लो। इतना बोलने के बाद ध्रुव अंतरा के कुछ बोलने का इंतज़ार किए बिना ही पुलिस स्टेशन से निकल गया। अंतरा के चेहरे से पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही है। मिस्टर शैडो ने अंतरा से घर चलने के लिए कहा। अंतरा ने हामी भरी और कुर्सी से उठ गई। चलते चलते मिस्टर शैडो ने कहा, लगता है कि अपने माँ बाप से दूर हो जाने के बाद ध्रुव काफ़ी समझदार हो गया है। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। यह तो सही कहा आपने, लेकिन आखिर ध्रुव लता का बेटा है। अगर मैं उसका ख्याल रखना चाहूँगी तो मेरा लता से कभी पीछा नहीं छूटेगा। मेरा हमेशा के लिए उसके साथ लेना देना बना रहेगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तुमने सही फैसला लिया है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों पुलिस स्टेशन के बाहर आए और गाड़ी में बैठकर होटल सहारा के लिए निकल गए। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपने फैसला नहीं लिया। सतीश अंकल ने उर्वशी को आपकी असिस्टेंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट की, तब आपने बिना कोई जवाब दिए सारा मामला पापा पर डाल दिया। आप बहुत ही शातिर हो। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, तुम्हें पता है मैं जो भी करता हूँ सब सोच समझ कर करता हूँ। अंतरा आगे कुछ कहे उसके पहले उसका फ़ोन बजा। अंतरा ने फ़ोन उठाया तो सामने से इशिका की आवाज़ सुनाई दी, भाभी, अगर किसी को हैंगओवर हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यह सुनकर अंतरा ने पूछा, अभी तक ऋषभ की तबीयत ठीक नहीं हुई? इसके जवाब में इशिका ने कहा, नहीं ना, उसकी उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही हैं। उसकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अंतरा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, इतने लंबे टाइम तक हैंगओवर नहीं उतरा, फिर तो मामला सीरियस हो सकता है। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाओ, वरना उसे अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है। यह सुनकर इशिका थोड़ी घबरा गई और बोली, अच्छा, फिर तो मैं अभी उसे लेकर जाती हूँ। फ़ोन रखने के बाद इशिका बाथरूम के दरवाजे के पास गई और नॉक करके कहा, ऋषभ, मैंने अभी भाभी से बात की, उन्होंने बोला है कि तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जल्दी से बाहर आओ, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। बाथरूम के अंदर सिंक का नल ऋषभ ने पूरा खोल दिया ताकि उसे इशिका को कोई जवाब ना देना पड़े। वैसे तो वह इशिका को पार से सीधा उसके घर छोड़ने जाने वाला था, पर रास्ते में उसने सोचा कि अंतरा को अपने पास बुलाने की क्यों ना एक बार और कोशिश की जाए। इसलिए वह इशिका को अपने घर पर लेकर आ गया, जहाँ पर वह कभी कभार रहने आ जाता था। वो सुबह से उल्टियाँ करने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इशिका इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी। वह हैंगओवर के इलाज के लिए अपनी माँ को फ़ोन करने से तो रही, इसलिए वह ज़रूर अंतरा को ही फ़ोन करेगी। ऋषभ ने सोचा था कि उसकी तबीयत खराब है, यह जानकर अंतरा उससे मिलने चली जाएगी, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए बोल देगी। अंतरा का जवाब सुनकर ऋषभ को खुद पर हंसी आ रही थी। ऋषभ ने अपना मुंह धोया और बाल गीले करके बाथरूम से बाहर आया। उसके आते ही इशिका ने कहा, भाभी ने कहा कि तुम्हें अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है, चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। ऋषभ ने साफ मना कर दिया, मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अब मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहता। इशिका ने दलील की, लेकिन भाभी कह रही थी।
हालांकि वह अपनी बात पूरी करे उससे पहले ऋषभ ने बेरुखी से कह दिया, वह डॉक्टर है क्या कि उसने जो कह दिया वही होगा? उसे हम दोनों की जिंदगी में दखल देने का क्या हक है? ऋषभ की यह बात सुनकर ऋषिका चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर उसने टॉवल लेकर ऋषभ का सर पोंछते हुए कहा, भाभी हम दोनों से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमें उनकी बात माननी चाहिए। यह सुनकर ऋषभ हंस पड़ा और बोला, एक्सपीरियंस्ड? लंदन में एक ही रास्ते उसे 1000 बार समझाए थे, फिर भी उसे वह रास्ता याद नहीं रहता था। इतना बोलने के बाद ऋषभ को इरिटेशन होने लगा। इशिका उसका सर पोंछ रही थी। उसने उसका हाथ झटक दिया और बोला, मेरी तबीयत अब ठीक लग रही है, तुम घर जाओ। ऋषभ ने इशिका का ऑर्डर दे दिया। इशिका को भी उसकी बात ठीक लगी। अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए इस तरह से दोनों का अकेले रहना ठीक नहीं था। इशिका ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, वैसे भी आज बहुत दिनों बाद हमारी पूरी फैमिली साथ में डिनर करने वाली है, पर तुम मुझे छोड़ने मत आओ, क्योंकि अभी तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं कैब ले लूँगी। ऋषभ ने कह दिया, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक करता हूँ। इतना बोलने के बाद ऋषभ ने सोफे पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और इशिका के लिए कैब बुक करने लगा। इशिका ने पूछा, पर ऋषभ तुम श्योर हो ना कि तुम अकेले मैनेज कर लोगे? यह सुनकर ऋषभ को मन ही मन हंसी आ गई। वह तो सुबह से बस उल्टियाँ करने का नाटक कर रहा था, पर इशिका इतनी भोली है कि वह यह बात समझ नहीं पाई। ऋषभ को ख्याल आया कि जिंदल परिवार बड़ा अजीब है। इशिका और उसका भाई नैतिक, इन दोनों को दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, पर उसी परिवार में पला बड़ा कबीर इन दोनों से बिल्कुल उल्टा है। और अगर वह चाहे तो जिंदल परिवार के असली वारिस इशिका और नैतिक दोनों की ज़िंदगी खराब कर सकता है। यह सब सोचते हुए ऋषभ ने इशिका से पूछा, मैंने सुना है कि कबीर को तुम्हारी दादी ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, पर मुझे यह समझ नहीं आया कि तुम्हारी दादी अपने दोनों सगे पोता पोती से ज़्यादा उसे क्यों पसंद करती है, जिसे गोद लिया गया था। इसके जवाब में इशिका ने कहा, क्योंकि भैया हैं ही इतने प्यारे, उन्होंने कभी भी मुझे और नैतिक को सौतेला नहीं माना। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जो कबीर भैया को पसंद ना करे। ऋषभ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वह शायद मैं ही हूँ, मुझे तुम्हारा वह भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। ऋषभ की यह बात इशिका को पसंद नहीं आई। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दोनों ही बहुत काबिल हो, पर इस वजह से तुम्हें भैया को नापसंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों का फील्ड अलग अलग है और वैसे भी हम जल्द एक परिवार बनने वाले हैं, इसलिए बहुत जल्द तुम्हें भैया की अच्छाइयाँ समझ आ जाएंगी। इशिका की यह बात सुनकर ऋषभ को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। उसे ख्याल आया कि इस नादान लड़की के परिवार का बिजनेस भी इसके सौतेले भाई को सौंप दिया गया है, फिर भी वह उसके लिए खुश है। यहाँ तक कि अपनी भाभी की भी वह बहुत इज्जत करती है। अचानक ऋषभ को एक ख्याल आया और उसने इशिका से कहा, यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इशिका ने हाँ में अपना सर हिलाया और ऋषभ के पास जाकर बैठ गई। ऋषभ ने पूछा, तुम्हें यह तो पता ही होगा कि कबीर तुम्हारा सगा भाई नहीं है और ना ही तुम्हारे पापा का बेटा। इसके जवाब में इशिका ने कहा, हाँ बाबा, यह बात ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को पता है, पर अचानक तुम यह बात क्यों कर रहे हो? ऋषभ ने मुद्दे पर आते हुए कहा, कबीर का तुम लोगों से खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी तुमने और तुम्हारे भाई नैतिक ने जिंदल परिवार का पूरा बिजनेस और प्रॉपर्टी एक बाहर वाले आदमी के नाम होने दिया। यह सुनकर इशिका को समझ आ गया कि ऋषभ क्या कहना चाहता है। उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वह बोली, वह मेरे भैया हैं, चाहे उनसे हमारा खून का रिश्ता हो या नहीं। तुम उन्हें बाहर वाला कैसे बोल रहे हो? तुम भैया के खिलाफ मुझे भड़काना चाहते हो? ये सुनते ही ऋषभ बोल पड़ा, तुम बेवकूफ़ हो क्या? इशिका ने भी कह दिया, बेवकूफ़ मैं नहीं तुम हो, क्योंकि भैया जिंदल परिवार का बिजनेस संभाल रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस उसे मिलना चाहिए जो काबिल हो। मुझे और नैतिक को बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम दोनों में से किसी को बिजनेस दिया भी गया होता
तो कंपनी लॉस में चली जाती। और वैसे भी मैं और नैतिक अपनी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। भैया बिजनेस संभालते हैं और हमें बिना कोई काम किए जितने चाहिए उतने पैसे मिलते रहते हैं। और ऐसी ज़िंदगी किसे पसंद नहीं है जहाँ पर किसी भी चीज़ की फिक्र ना करनी पड़े। यह सुनकर ऋषभ ने थोड़ी हैरानी से पूछा, तो मतलब तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे ही ज़िंदगी चाहिए? इसके जवाब में इशिका ने कहा, बिल्कुल। और वैसे तुम्हारी ज़िंदगी भी तो ऐसी ही है ना। तुम्हारा फैमिली बिजनेस तुम्हारे भाई को मिला है, इस वजह से तुम कार डिज़ाइनर बन पाए और अब किसी भी बात की टेंशन के बिना अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। ऋषभ ने अपनी दलील रखी। लेकिन विक्रांत मेरा सगा भाई है और कबीर तुम्हारा भाई नहीं है। यह सुनकर इशिका ने कहा, मुझे लगता था कि तुम काफ़ी खुले विचारों वाले हो, लेकिन तुम भी मेरी मॉम की तरह नैरो माइंडेड निकले। भले ही भैया बचपन में अनाथ थे, मगर जब से उन्होंने जिंदल हाउस में कदम रख दिया तब से वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं और मैं और नैतिक उनके भाई बहन हैं। यही हकीकत है। अब ऋषभ का सब्र टूट रहा था। उसने अपने फ़ोन में देखा और इशिका से कहा, चलो नीचे उतरते हैं, कैब पहुंचने वाली है। इसके बाद ऋषभ इशिका को नीचे छोड़ने गया और कैब में बैठाकर उसे अपने घर भेज दिया। शायद ऋषभ इशिका को मिस्टर शैडो के खिलाफ करना चाहता था, पर वह नाकामयाब रहा। उस रात डिनर करने के लिए दादी भी अटारी से घर के डाइनिंग रूम तक आई थी। अशोक ने दादी को बैठने में सहारा दिया और कहा, क्या बात है माँ, बड़ी खुश लग रहे हो। दादी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं होंगी, बहुत जल्द मेरा परपोता आने वाला है। अशोक ने हाँ में अपना सर हिलाया। यह तो सही कहा माँ, काफ़ी मुश्किलों बाद हमें हमारे परिवार का वारिस मिलने वाला है। खैर आज कबीर और अंतरा को भी डिनर के लिए बुला लेना चाहिए था। दादी ने तुरंत इस बात को नकार दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, उन दोनों को थोड़ा शांति से रहने दो। मेरे लिए उन दोनों को यहाँ पर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अंतरा का इस घर में रहना सेफ नहीं है। दादी ने जब यह बात बोली उसी वक्त किरण डाइनिंग टेबल पर आई। दादी की बात सुनकर तुरंत किरण का चेहरा उतर गया। वह बोली, माँ जी, आपको मुझे ताना देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कहना है मुंह पर बोल दीजिए। अशोक ने किरण को घूरते हुए कहा, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? माँ तो उस उर्वशी के बारे में बात कर रही थी। हर चीज़ तुम्हें खुद पर लेने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनने के बाद किरण ने कुछ बोला तो नहीं, पर उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो अभी भी चिढ़ी हुई है। उसने ज़ोर से डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। तब तक एक नौकरानी खाना परोसने आई और उसका हाथ किरण को लग गया। किरण ने तुरंत उस नौकरानी पर चिल्ला दिया, अंधी हो क्या? अगर मेरे कपड़े खराब हो जाते तो? पता है इनकी कीमत क्या है? तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। अशोक को समझ आ गया था कि किरण अब नया तमाशा शुरू कर रही है। नौकरानी ने तुरंत किरण से माफ़ी मांगी। सॉरी मैडम, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह सुनकर किरण और भड़क उठी। अब तुझे गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। अब तुझे काम से ही निकालना पड़ेगा। उस दिन भी जब मैंने पौधा लगाया था तो तूने उस गमले की जगह बदल दी थी ना, मुझे पता है। यह सुनकर नौकरानी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं मैडम, वह गमला छोटी मालकिन के कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बाहर था। एक तो वो प्रेग्नेंट है, अगर कमरे से बाहर निकलते ही उनके पैर में वो गमला आ जाता और वह गिर जाती तो इसलिए मैंने वह गमला वहाँ से हटा दिया था। यह सुनते ही दादी चौकन्ना हो गई। उसने नौकरानी से पूछा, क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। नौकरानी हिचकिचाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह बात बोलनी चाहिए या नहीं। बोलो। दादी ने जोर से टेबल पर अपने हाथ पटकते हुए आगे फिर पूछा, कौन से गमले की बात हो रही है? और वह अंतरा के कमरे के बाहर कब रखा गया था? अंतरा तो अटारी में शिफ्ट हो गई थी। क्या वह गमले खास अंतरा के लिए भेजे गए थे ताकि उसे अंतरा के कमरे के बाहर रखा जाए? दादी की ऊंची आवाज़ सुनकर नौकरानी घबरा गई। उसकी आंखें नम हो गई और वो बोली, दादी जी, यह सब तो मुझे नहीं पता। उस दिन मैं अंतरा मैडम का खाना पहुंचाने के लिए अटारी में गई थी, तब मैंने वह गमला देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था। किरण मैडम अटारी में कभी कभार ही जाती हैं, तो फिर वह गमला वहां पर कैसे पहुंचा? पर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि शायद वह गमला किरण मैडम ने अंतरा मैडम को गिफ्ट किया होगा।
पर वह एकदम दरवाजे के पास पड़ा था, इसलिए मैंने उसे हटाकर दीवार के पास कर दिया। यह सुनते ही किरण का चेहरा फीका पड़ गया और वह बोली, बकवास बंद करो वरना अभी के अभी काम से निकाल दूंगी। इतना सब सुनकर अशोक को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच टेबल पर पटका और पूछा, यह सब कब हुआ था? किरण कुछ बोलने जा रही थी, उससे पहले ही अशोक ने उसे चुप करा दिया। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं किरण। इतना बोलने के बाद अशोक ने उस नौकरानी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई काम से नहीं निकाल सकता। हमें बताओ कि यह कब हुआ था और मुझे और माँ को इस बात का आज तक पता क्यों नहीं चला? नौकरानी की आंखें लाल हो गई थी। उसने अशोक को जवाब दिया, साहब यह उसी दिन हुआ था जिस दिन छोटे मालिक और छोटी मालकिन अटारी में रहने चले गए थे। और हाँ, कुछ दिन उर्वशी मैडम भी तो हमारे घर रहने आई थी। मैंने वह गमला हटा दिया था, इस वजह से किरण मैडम ने मुझे बहुत डांटा था और उन्होंने यह भी कहा था कि वो मुझे काम से निकाल देंगी, इसलिए मेरी किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। यह सब सुनकर अशोक ने कहा भरी और फिर किरण की तरफ देखकर कहा, तुम्हें कुछ बोलना है? किरण ने अपनी सफाई में कह दिया, मैंने वह गमला अंतरा के लिए ही बनाया था। दरअसल अंतरा को मेरे लगाए हुए फूल बहुत पसंद थे, इसलिए उसने खुद कहा था कि उसे एक गमला चाहिए ताकि वह अपने बेडरूम में लगा सके, पर उसके लिए फूल लगाने का मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था। उस दिन सुबह सुबह मैंने वह गमला तैयार किया और अंतरा के पास लेकर गई, पर सुबह अंतरा और कबीर सो रहे थे, इसलिए मैं उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैंने वह गमला दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लेकिन इस बेवकूफ़ नौकरानी ने उसकी जगह बदल दी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे गुस्सा आना ही था। यह सुनते ही अशोक को बहुत गुस्सा आया और उसने किरण को डांट दिया, बेवकूफ़ नौकरानी है या तुम इतनी भी अकल नहीं कि गमला दरवाजे के बाहर नहीं रखना चाहिए। अगर गमला अंतरा के पैर में आ गया होता और वह गिर गई होती तो? किरण ने दलील की, अंतरा अंधी तो नहीं है ना कि इतना बड़ा गमला उसे दिखाई ना दे, और वैसे भी पूरा दिन कबीर भी तो उसके साथ रहता है। अंतरा का ध्यान ना पड़ा होता तो कबीर का पड़ जाता। किरण के यह बोलने के बाद अशोक कुछ बोले उसके पहले दादी ने उसे रोक दिया और किरण से कहा, किरण मान लो कि तुमने यह सब जानबूझकर किया था, क्योंकि तुम्हारा यह सब जो बहाना है ना वह बहुत ही बेकार है। खैर अब छोड़ो, अच्छा हुआ कि कबीर और अंतरा घर से बाहर रहने चले गए। कम से कम वहाँ कोई उनके खिलाफ ऐसी साजिश तो नहीं करेगा। अब इस मामले को ख़त्म करो और खाना खाओ। दादी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए अशोक भी चुप हो गया। उसने नौकरानी से कहा, ठीक है तुम जाओ, पर हाँ, इस मामले के बारे में किसी से मत कहना। अगले महीने से मैं तुम्हारी सैलरी डबल करवा दूंगा। नौकरानी ने हामी भरी और फिर अशोक का शुक्रिया अदा करके वहां से चली गई। नौकरानी के जाने के बाद इशिका आई और डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ गई और बोली, क्या हुआ? सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? कुछ हुआ क्या? दादी ने बात को घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तेरी शादी की बात चल रही थी। यह सुनकर इशिका शर्मा गई। दादी ने अपनी आवाज़ आगे बढ़ाई, मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मेरे तीनों पोते पोतियाँ शादी करके सेटल हो जाएं। इशिका और ऋषभ के परिवार शादी की तैयारी में लग गए थे। हालांकि दोनों परिवारों का शादी के सिलसिले में अभी मिलना बाकी था, पर फिर भी लोगों को पता चल गया था। जिंदल ग्रुप का भी बिजनेस सर्कल में काफ़ी बड़ा नाम था। दूसरी तरफ विक्रांत की कंपनी भी जानी मानी थी, इसलिए सबको इस शादी का काफ़ी इंतज़ार था। हालांकि जिंदल ग्रुप आजकल काफ़ी सारी बातों के लिए चर्चा में था, फिर चाहे वह लग्जरी अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन साइट पर बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर हो, या फिर कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन में जैनी का इंटरव्यू। यह सब बातें दादी को भी पता चल गई थी, इसलिए डिनर के बाद उसने अशोक को अकेले में बुलाया और फिर पूछा, क्या सतीश अग्रवाल से अभी भी तेरी दोस्ती है? इसके जवाब में अशोक ने कहा, हाँ माँ, पर आज अचानक से आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? दादी ने बताया, सीधी सी बात है, मैं अंतरा की वजह से ही पूछ रही हूँ। अंतरा को वापस इंडिया आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और उसने पिछले 4 सालों में जो कुछ हासिल किया है
वो हासिल करने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। ऊपर से वापस आने के तुरंत बाद ही उसने हमारे कबीर से शादी कर ली। इसलिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को यह बात खटक रही होगी और जलन हो रही होगी। इसी वजह से उसके बारे में अनाप शनाप अफवाहें फैलाई गई हैं। अंतरा के साथ इतना कुछ हुआ और हम लोग चुप बैठे हैं। जब दादी ने यह सब कहा तब अशोक को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर अब तो सतीश ने खुद घर पर आकर सफाई दे दी थी और माफ़ी भी मांग ली थी। अगर इसके बाद भी मामला ज़्यादा लंबा खींचा तो अशोक और सतीश की दोस्ती टूट सकती थी। और वैसे भी जब कबीर ने कंस्ट्रक्शन सर्कल मैगजीन पर केस करने की बात की थी तब अशोक ने उसका पूरा साथ दिया था, क्योंकि भले ही सतीश उसका दोस्त था पर अंतरा उसका परिवार थी। इसलिए अशोक का अपने बेटे के साथ खड़े रहना फर्ज था। लेकिन बाद में फिर कबीर का गुस्सा भी शांत हो गया था और उसने इस मामले को बड़ा नहीं बनाया। पर आज अपनी माँ की बात सुनकर अशोक को एहसास हुआ कि शायद वह मामले के सॉल्यूशन से खुश नहीं था। इसलिए अशोक ने कहा, मैं काम करता हूँ। अशोक को इस वीकेंड पर घर बुलाता हूँ और इस मामले पर उससे बात करता हूँ। यह सुनकर दादी चिढ़ गई। बात क्या करनी है? तुमने पहले ही उससे बात कर ली है। उसने सफाई दे दी ना कि घर के किसी नौकर ने उस आर्टिकल में छेड़खानी की थी। अब उन लोगों ने मैगजीन में अंतरा और हमारे परिवार से माफ़ी मांग ली है। सतीश ने अपने से जो बन पड़ रहा था सब कर लिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। यह सुनकर अशोक ने कहा, आप ठीक कह रही हो माँ। इस मामले में असल में नुकसान तो हमारे परिवार का ही हुआ है। इसके जवाब में दादी ने कहा, नुकसान होना एक बात है और बदनामी होना दूसरी बात। नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन बदनामी की कोई भरपाई नहीं होती। उसका सिर्फ बदला लिया जाता है। यह सुनकर अशोक ने पूछा, माँ, क्या इसके लिए आपके पास कोई प्लान है? इसके जवाब में दादी ने कहा, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि सतीश की उस बेटी ने हमारे घर रहकर क्या हरकत की थी। पूरे जिंदल परिवार को पता था कि उर्वशी अपने साथ कस्तूरी लेकर आई थी, जिस वजह से अंतरा का लगभग मिसकैरेज होने वाला था। हालांकि जिंदल परिवार ने नौकरों को भी चेतावनी दी थी कि यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद मिस्टर शैडो भी अंतरा को लेकर होटल सहारा रहने चला गया था और सतीश आकर उर्वशी को अपने साथ ले गया था। इसलिए यह मामला वहीं पर ख़त्म हो गया था। दादी ने अशोक से कहा, जैसे उन लोगों ने अंतरा के बारे में गलत बातें फैलाई थी, वैसे ही हम लोग उनके बारे में असली बातें क्यों नहीं फैला सकते। सतीश की बेटी ने हमारे घर आकर जो हरकत की थी, उस वजह से हमारे बेटे और बहू को घर छोड़कर जाना पड़ा। अगर यह बात बाहर फैलाई गई तो सतीश अग्रवाल की क्या इज्जत रह जाएगी। एक तो हमने सतीश की बेटी की करतूतें छुपाई, उसके लिए सतीश को हमारा आभारी होना चाहिए। उसके बदले उसने क्या किया? होटल सहारा जाकर अंतरा और कबीर से यह कहा कि वह उसकी बेटी को अपने अंडर काम पर रखे। यह सुनते ही अशोक हक्का बक्का रह गया। क्या सतीश उर्वशी को लेकर अंतरा से मिलने गया था? यह कब हुआ? आपको किसने बताया? इसके जवाब में दादी ने कहा, कौन बताएगा? सिर्फ कबीर, अंतरा, सतीश और उसकी बेटी इस मीटिंग के बारे में जानते हैं। क्या कबीर और अंतरा ने तुम्हें यह बात नहीं बताई? अशोक ने ना में अपना सर हिलाया। दादी ने कहा, इससे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि कबीर और अंतरा कभी किसी बात की शिकायत नहीं करते, ना ही वो किसी के पास अपना दुखड़ा रोते हैं। अगर उन लोगों ने यह बात तुम्हें नहीं बताई तो किसी और को बताने का सवाल ही नहीं उठता। पर फिर भी यह बात बाहर फैल गई है। कल कंचन मेरा कुछ सामान लाने बाहर गई थी, तब उसने लोगों के मुंह से बातें सुनी कि जिंदल परिवार की बहू कितनी घमंडी है। सतीश अग्रवाल इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद खुद चलकर अपनी बेटी को अंतरा का असिस्टेंट बनाने के लिए विनती करने गया था। फिर भी अंतरा ने उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जिंदल परिवार की बहू अपने से बड़ों का भी इस तरह से अपमान करती है। यह सुनते ही अशोक गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, मैं कल ही जाकर सतीश से बात करता हूँ।
अशोक को पता था कि इन बाप बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी आर्टिकल्स लिखे हैं, इसलिए शब्दों का मतलब बदलना उन दोनों को खूब आता है। एक बार फिर उन लोगों ने अंतरा के खिलाफ गलत बातें फैलाई थी। यह जानकारी मिलने के बाद अशोक से सब्र नहीं रहा था। उसने तुरंत मिस्टर शैडो को कॉल करके इस बारे में पूछा। हालांकि मिस्टर शैडो को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसने अशोक को समझाया, पापा आप टेंशन मत लो, मैं और अंतरा जानते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अशोक ने चिढ़ते हुए कहा, टेंशन कैसे ना लूं? अंतरा हमारे परिवार का हिस्सा है, उसकी बदनामी ना हो यह ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आपकी और सतीश अंकल की दोस्ती का क्या? अशोक बहुत गुस्से में था। उसने कहा, दोस्ती गई भाड़ में, अंतरा मेरी बेटी जैसी है और बेटी दोस्त से बढ़कर नहीं होती। अगर तुम और अंतरा कुछ नहीं करोगे तो मैं करूँगा। अगर इस बार हमने उन लोगों को करारा जवाब नहीं दिया तो पता नहीं वो बाप बेटी और क्या क्या करेंगे। इस बार मैं उन लोगों को सबक सिखा कर रहूँगा। मिस्टर शैडो ने कहा, पापा मैं और अंतरा भी इस बार डिनर के लिए घर आएंगे। यह सुनकर अशोक ने कहा, यह तुम दोनों का ही घर है, जब चाहो तब आ सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं अंतरा के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे बीच में रोको मत। मिस्टर शैडो ने कहा, हम दोनों के अलावा सतीश अंकल और उर्वशी भी डिनर के लिए आने वाले हैं, आप उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। यह सुनकर अशोक को समझ आ गया कि उसके बेटे ने ज़रूर कुछ प्लान किया हुआ है। अशोक को बस यही लग रहा था कि मिस्टर शैडो और अंतरा अपने परिवार की इज्जत के खातिर सतीश और उर्वशी को सबक नहीं सिखाना चाहते थे, पर अब जब सतीश और उर्वशी घर पर आने ही वाले थे तब आमने सामने बैठकर ही इस मामले पर बात हो सकती थी। अशोक के साथ बात हो जाने के बाद मिस्टर शैडो बेडरूम में लौटा। अंतरा ने पूछा, पापा का फ़ोन था? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ पर मैंने पापा को सब समझा दिया है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस वीकेंड पर सतीश और उर्वशी जिंदल हाउस पहुँचे। उर्वशी घर के अंदर किरण से मिलने चली गई और सतीश घर के बाहर लॉन में बैठे अशोक के पास जाकर बैठ गया। सतीश ने शिकायत के लहजे में कहा, तुम्हारी उस बहू को कबीर ने बहुत बिगाड़ कर रखा है। अशोक को पहले से पता था कि सतीश और उर्वशी आज घर आने वाले हैं और सतीश आकर ऐसी ही कुछ बात करने वाला है। अशोक ने सतीश के लिए एक कप में चाय भरी और कहा, क्या यार आते ही तुमने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया? पहले आराम से बैठकर चाय तो पियो। हालांकि सतीश को चाय पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वो अपना गुस्सा पाल रहा था। वो इंडस्ट्री की इतनी बड़ी मैगजीन का मालिक था और जब उसने अपने से उम्र में छोटे कबीर से मदद मांगी तब उसने साफ इनकार कर दिया। सतीश यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सतीश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ अशोक, मैं बस बता रहा हूँ कि बच्चों को ज़्यादा सर पर चढ़ाना ठीक बात नहीं है। अगर उनको बड़ों से बात करने की तमीज़ ना हो तो हमें उनको समझाना पड़ता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो गए हों। इसके जवाब में अशोक ने कहा, तुमने ठीक कहा सतीश, कुछ बच्चे शैतान होते हैं, उन्हें सबक सिखाना ज़रूरी होता है। अशोक की यह बात सुनकर सतीश और जोश में आकर बोला, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जैनी बुरी इंसान है, पर वह बहुत घमंडी है। उसने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ अवार्ड जीत लिया तो क्या हो गया? मेरी उर्वशी के पास भी मास्टर डिग्री है और जैनी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट है। फिर भी उर्वशी जैनी की असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है, पर इससे जैनी का ईगो हर्ट हो रहा है। अशोक मुस्कुराया और बोला, सतीश सतीश मैं जैनी की बात थोड़ी कर रहा था। मेरी बहू तो काफ़ी समझदार और आज्ञाकारी है, वह तो बड़ों की बहुत इज्जत करती है। तुम क्या बोले जा रहे हो? यह सुनकर सतीश चौंक गया। मतलब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? इसके जवाब में अशोक ने कहा, भरोसा करने या ना करने का सवाल ही नहीं है सतीश। कबीर जैनी से प्यार करता है और जैनी को मेरी माँ ने खुद चुना हुआ है। वैसे भी अब मैं बिजनेस के मामलों में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अपना सारा कारोबार मैंने कबीर को सौंप दिया है। अब वह दोनों मियाँ बीवी जाने कि उन्हें बिजनेस कैसे संभालना है। यह सुनने के बाद
सतीश के पास कोई दलील नहीं बची थी, इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया और पूछा, अरे हाँ, माँ जी की तबीयत कैसी है? अशोक ने बताया, अब तो माँ की तबीयत काफ़ी अच्छी है और यह भी जानी की वजह से मुमकिन हुआ है। उसी ने माँ के लिए आयुर्वेदिक दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया था। यह सुनकर सतीश ने ताना कसा, पर जानी तो लंदन से है ना, उसे आयुर्वेद के बारे में कैसे पता? इसके जवाब में अशोक ने कहा, जानी इंडियन है, वह लंदन सिर्फ पढ़ाई करने गई थी। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सच में माँ के बारे में जानना चाहते हो या फिर एक दूसरे तरीके से मेरी बहू को निशाना बनाना चाहते हो? अशोक की बात सुनकर सतीश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मतलब तुम्हारी बहू जिंदल परिवार के बाहर कुछ भी करे फिर भी तुम उसी की तरफदारी करोगे, है ना? यह सुनकर अशोक ने कहा, अच्छा बताओ जरा, उसने घर के बाहर क्या किया है? अब सतीश से सब्र नहीं रहा। उसने अशोक से कह दिया, अगर तुम्हें मेरे मुंह से ही सुनना है तो सुनो। तुम्हारी लाडली बहू जब लंदन में थी तब उसका बहुत सारे मर्दों के साथ अफेयर था। उन सब के साथ वो सोई है और इंडिया आकर उसने कबीर से शादी कर ली। यह सब सुनने के बाद भी तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बहू के पेट में पलने वाला बच्चा जिंदल परिवार का ही वारिस है? सतीश की बात सुनकर अशोक हंस पड़ा और बोला, लगता है तुम सठिया गए हो सतीश। यह सब वही बातें हैं जो तुम्हारी बेटी ने जानी के इंटरव्यू में लिखी थी और तुमने खुद स्टेटमेंट जारी करके इन सारी बातों को नकार दिया था, पर अब मेरे घर पर आकर फिर से वही बातें कर रहे हो। अशोक का ताना सुनकर सतीश का मुंह उतर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अशोक, हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, क्या तुम उस बेशरम औरत के लिए हमारी दोस्ती भी तोड़ दोगे? अब अशोक को भी गुस्सा आ गया था। उसने चाय का कप टेबल पर पटका और कहा, दोस्ती तोड़ने वाला सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि हमारी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए ही मेरी बीवी ने तुम्हारी बेटी को हमारे घर रहने के लिए बुलाया था। पता है उसने क्या किया? यह जानते हुए भी कि जानी प्रेग्नेंट है, उसने जानबूझकर मेरी बहू के बेडरूम के नीचे कस्तूरी जलाई ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए। और इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं, ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। पर तुम हो जो मेरे ही घर पर आकर मुझसे झगड़ा कर रहे हो। यह तो अच्छा हुआ कि अंतरा और उसका बच्चा दोनों सलामत है, वरना मैं तुम बाप बेटी को छोड़ता नहीं। यह सुनकर सतीश कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर बोला, यह क्या कह रहे हो? अशोक ने कहा, क्यों, तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हें यह सब बताया नहीं? ऊपर से मेरे पास आकर साहूकार बन रहे हो कि जानी ने तुम्हारी बेटी को अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए मना कर दिया। तुम ही बताओ सतीश, अगर तुम जानी की जगह पर होते और कोई जानबूझकर तुम्हारा मिसकैरेज करवाने की कोशिश करता, तो क्या तुम यह जानते हुए उस इंसान को अपना असिस्टेंट बनाते? यह सब सुनकर सतीश शर्मिंदा हो गया और सफाई देने लगा, नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। वो क्या है कि उर्वशी की अब तक शादी नहीं हुई और वह प्रेग्नेंट नहीं हुई ना, इसलिए उसे पता नहीं होगा कि कस्तूरी प्रेग्नेंट औरतों के लिए ठीक नहीं है। उसका कोई गलत इरादा नहीं हो सकता। सतीश की बात सुनकर अशोक ने उसे डांट दिया, बस कर यार सतीश, कब तक अपनी बेटी की हरकतों पर पर्दा डालता फिरेगा? सतीश ने अपना सर झुका लिया, पर फिर भी उर्वशी के बचाव में कहा, एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो छोटी थी तब से उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए उसका ख्याल नहीं रख पाई। सब कुछ मैं ही करता था। तुम यह कह सकते हो कि उर्वशी जिद्दी है, पर अगर तुम यह कहोगे कि उसके मन में जहर भरा हुआ है, यह बात मैं हरगिज़ नहीं मान सकता। अशोक को सतीश की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सतीश को अपनी बेटी बहुत सती सावित्री मालूम पड़ रही थी। आखिर अशोक ने कहा, देख यार सतीश, मैं तुझे इतने सालों से जानता हूँ, इसलिए तेरे कैरेक्टर पर मुझे भरोसा है। पर बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए उनके मन में क्या चल रहा है यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके जवाब में सतीश ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं तुझे इतने सालों से जानता हूँ और कबीर को भी मैंने बचपन से बड़ा होते देखा है, पर जानी के बारे में हम दोनों में से किसी को नहीं पता है कि वह कैसे माहौल में पली बड़ी है। क्या तुम उसके कैरेक्टर के बारे में गारंटी दे सकते हो? इससे पहले कि अशोक कोई जवाब दे, एक नौकरानी आई और उसने बताया कि मिस्टर शैडो और अंतरा आ चुके हैं।
यह जानने के बाद अशोक ने सतीश से कहा, बच्चे आ गए हैं, चलो खाना खा लेते हैं। सतीश ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, पर पहले तुम अपना फैसला तो बताओ, उर्वशी कबीर के साथ काम कर पाएगी या नहीं। इसके जवाब में अशोक ने साफ साफ कह दिया, देख सतीश, तू अपनी बेटी से प्यार करता है, ठीक उसी तरह मैं अपने बेटे बहू और होने वाले पोते से प्यार करता हूँ। एक बाप होने के नाते हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। कबीर पर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें उस पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, और वैसे मैं अपना कोई फैसला उस पर थोपना नहीं चाहता। यह सुनकर सतीश को अच्छा तो नहीं लगा था, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकता था। जब वह दोनों बातें करते करते घर के अंदर आए, तब डाइनिंग रूम में टेबल पर खाना लग रहा था। किरण और उर्वशी हॉल में बैठे हुए टीवी पर एक सीरियल देख रहे थे। उस सीरियल की कहानी का मेन कैरेक्टर 55-60 साल का बूढ़ा आदमी था, जो कि अपनी नौकरानी से शादी करना चाहता था, और उस नौकरानी के लिए वह अपने बच्चों से भी रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार था। किरण उर्वशी को जिंदगी की फिलॉसफी सिखा रही थी। उसने कहा, बुढ़ापा आते ही इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो अपने खून के रिश्तों को भूलकर बाहर वालों पर भरोसा करने लगता है, अपने परिवार को तो जैसे दुश्मन मानने लगता है। पर उर्वशी, जरा सोचो, जिसके साथ खून का रिश्ता ना हो, वैसे रिश्ते पर कभी भरोसा किया जा सकता है क्या? अब इस नौकरानी को ही देख लो, साफ पता चल रहा है कि उसने पैसों के लिए बूढ़े को फंसाया है। पर यह बूढ़ा है जो कि अपने सगे बच्चों को छोड़कर इस अनजान औरत पर भरोसा कर रहा है, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। जब किरण यह बोल रही थी, तब अशोक और सतीश वहां से गुजर रहे थे। जाहिर सी बात थी कि किरण सीरियल की आड़ में अशोक के बारे में बात कर रही थी। उर्वशी ने भी किरण की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, यह तो आपने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, सिर्फ इंसान के सगे बच्चे उसका सही ढंग से ख्याल रख सकते हैं। यह नौकरानी तो उस बूढ़े के मरने का इंतजार कर रही है, ताकि आखिर में बूढ़े की सारी दौलत उसके नाम हो जाए। यह सुनकर किरण ने हंसते हुए कहा, वही तो, बाकी सबको उस नौकरानी के इरादे समझ आ रहे हैं, लेकिन बूढ़ा बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसे तो बस यही लग रहा है कि वो नौकरानी उससे प्यार करती है और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। किरण ने यह बोला था, तब अशोक ने आवाज लगाई, किरण, उर्वशी को लेकर डाइनिंग रूम में आ जाओ, खाना खाते हैं। यह बोलकर अशोक सतीश को लेकर डाइनिंग रूम में चला गया। किरण ने कहा भरी और उर्वशी से कहा, चलो, सीरियल वाले बूढ़े की तरह इस घर के बूढ़े को भी यह कभी नहीं समझ आने वाला कि कोई उसका फायदा उठा रहा है। वो दोनों उठकर डाइनिंग रूम में गए। आज नैतिक और ऋषिका इस डिनर में शामिल नहीं होने वाले थे। अशोक और सतीश खड़े खड़े बातें कर रहे थे। मिस्टर शैडो अंतरा को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा रहा था। किरण ने कहा, उर्वशी, तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। यह सुनकर उर्वशी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं आंटी, मैं अभी नहीं बैठ सकती। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि बड़े अपनी जगह पर बैठ जाएं, उसके बाद ही छोटों को बैठना चाहिए। इसलिए पापा और अंकल बैठ जाएं, उसके बाद ही मैं बैठूंगी। उर्वशी की बात सुनकर किरण को उस पर गर्व हुआ। वो बोली, क्या बात है, आज के ज़माने में भी ऐसे विचार रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं बेटा। सही कहा तुमने, यह हमारी परंपरा है, लेकिन आजकल के कुछ मॉडर्न लोगों को हमारे कल्चर की बिल्कुल नहीं पड़ी। उनको बस अपनी पड़ी रहती है। बड़ों की इज्जत करना तो वो भूल ही गए हैं। जाहिर सी बात थी कि किरण मिस्टर शैडो और अंतरा को ताना मार रही थी। किरण की बात सुनकर उसे अशोक ने घूरते हुए कहा, किरण, अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर किरण ने कहा, किरण, अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर किरण ने कहा, ठीक है, चुप हो जाती हूँ। क्या है कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे इस घर में बोलने की इजाज़त नहीं है। उर्वशी ने चापलूसी करते हुए किरण को समझाने की कोशिश की और कहा, आंटी, आप नाराज़ क्यों हो रही हो? अंकल को आपकी फ़िक्र हो रही होगी। आज मैं और पापा खाने पर आने वाले थे, तो आपने बहुत मेहनत की होगी, आप थक गए होंगे, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उर्वशी की बात सुनकर किरण मुस्कुराने लगी और उसने उर्वशी से प्यार से कहा, तुम कितनी समझदार हो बेटा। खैर, अब बैठ जाओ, तुम्हारे पापा और अशोक दोनों बैठ गए। इस घर को अपना ही घर समझो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर सतीश बहुत खुश हुआ और अशोक के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा,
देखा तुमने मेरी उर्वशी में कितनी तमीज़ और मैनर्स हैं। वो बहुत नेक दिल है। अब तुम्हें उसके बारे में कुछ कहना है? अशोक ने सतीश को कुछ ना कहते हुए मिस्टर शैडो की तरफ देखा। इस वक्त मिस्टर शैडो अंतरा के प्लेट में खाना परोस रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सतीश अंकल, आप पिछली बार जो कहकर गए थे उसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा। सतीश अपनी प्लेट में खाना परोस रहा था। मिस्टर शैडो की बात सुनकर वो रुक गया और उसके आगे बोलने का इंतज़ार करने लग गया। मिस्टर शैडो ने कहा, उस दिन आप लोगों के जाने के बाद मेरी बीवी ने मुझे खूब डांटा। उसने कहा कि जब उर्वशी का हमारे साथ काम करने का इतना ही मन है, उसका और हमारा परिवार काफ़ी करीब भी है, तो हमें उर्वशी की पूरी मदद करनी चाहिए। उसके बाद मैंने भी सोचा और मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ठीक कह रही थी। उस दिन होटल सहारा में मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। आप प्लीज़ दिल पर मत लेना। यह सुनकर सतीश चौंक गया। उसने कहा, कबीर, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उर्वशी को अपने साथ काम करने दोगे? मिस्टर शैडो ने अंतरा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ जो भी बोलेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आज आप दोनों मेरे घर आए हो तो मैं अपने पापा के सामने माफ़ी मांगूंगा और ये मामला अच्छी तरह से सुलझा दूंगा। मिस्टर शैडो काफ़ी रिस्पेक्ट और शांति से बात कर रहा था, इसलिए सतीश ने भी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा और वो तुरंत शांत हो गया और कहने लगा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं भी एक बाप हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए फ़िक्र होगी। पर अब तुम सहमत हो गए हो तो ये हम सब के लिए हैप्पी एंडिंग है। उर्वशी कल से तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। अशोक ये सब बातें सुनकर हैरान रह गया था। उसने मिस्टर शैडो से कहा, कबीर, लेकिन तुम तो कह रहे थे। हालांकि अशोक अपनी बात पूरी करते उससे पहले मिस्टर शैडो ने कहा, पापा, मैं आपको भी कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग मिस्टर शैडो की तरफ देखने लगे। मिस्टर शैडो ने कहा, मैंने जिंदल ग्रुप और आरए कॉरपोरेशन को पहले ही मर्ज कर दिया है और अब नैतिक भी वापस आ गया है, तो मुझे लगता है कि उसे बिजनेस टेक ओवर कर लेना चाहिए। कल से आप नैतिक को ऑफिस भेजो, मैं उसे सारा काम हैंड ओवर कर देता हूँ। मेरे हिसाब से वो हमारे परिवार का बिजनेस हैंडल करने के लिए अब तैयार है। मिस्टर शैडो की बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। अशोक कोई दलील करने जा रहा था, लेकिन मिस्टर शैडो ने उसे रोक दिया और कहा, पापा, आपने और दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब वक्त आ गया है कि मैं उसका बदला चुकाऊं। मेरा और नैतिक का खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी नैतिक मुझे बड़े भाई से बढ़कर प्यार करता है और मेरी इज्जत करता है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे उसका हक लौटा दूं। जिंदल परिवार की दौलत और सारी प्रॉपर्टी नैतिक के नाम करने का वक्त आ गया है। अशोक मिस्टर शैडो की बात से सहमत नहीं था। उसने कहा, कबीर, मैं जानता हूं तुम नैतिक से प्यार करते हो, लेकिन शायद नैतिक ये जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेगा। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, नैतिक को मनाने की जिम्मेदारी अब आंटी की है। अगर आंटी उसे कहेगी तो उनकी बात वो ज़रूर मान जाएगा, है ना आंटी? अचानक से मिस्टर शैडो ने किरण की तरफ गुगली फेंकी। किरण अपने सदमे से बाहर नहीं आई थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए कबीर ने 10 साल से भी ज़्यादा मेहनत की है, वो बिजनेस कबीर इतनी आसानी से नैतिक को देने के लिए तैयार हो जाएगा। किरण ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो कबीर, दरअसल मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या तुम नैतिक के नाम सिर्फ बिजनेस कर रहे हो या सारे शेयर्स भी उसके नाम ट्रांसफ़र होने वाले हैं? ये सुनते ही अशोक ने किरण की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, किरण, तुम कैसा सवाल पूछ रही हो? हालांकि मिस्टर शैडो ने तुरंत कहा, जिंदल ग्रुप के सारे शेयर तो पहले से ही पापा के नाम पर हैं। मैंने कभी उनके हाथ तक नहीं लगाया। और रही बात आरए कॉरपोरेशन की, तो उसके शेयर ज़रूर मेरे नाम पर थे, पर अब आरए कॉरपोरेशन और जिंदल ग्रुप को मर्ज कर दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली आरए कॉरपोरेशन के सारे शेयर्स भी पापा के नाम पर हो गए हैं। अगर एक लाइन में कहा जाए तो मैं अभी बस हमारे बिजनेस का एक वर्कर ही हूँ। ये सुनकर अशोक ने किरण से कहा, सुन लिया, अब हो गई तसल्ली। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे से प्यार करती हो, लेकिन अपनी औलाद से इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए
कि महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह अपनी सुध बुध खो दो। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कबीर नैतिक से कितना प्यार करता है। किरण के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसके पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि भले ही कंपनी के सारे शेयर नैतिक के नाम ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन जब तक सारे शेयर अशोक के नाम हैं, वो नैतिक के नाम पर ट्रांसफर करना आसान होगा। किरण की दुविधा का समाधान तो हो गया था, पर मिस्टर सैडो की बात सुनकर उर्वशी बहुत बेचैन हो गई थी। उसने मिस्टर सैडो से पूछा, मतलब कबीर जी आप आगे से ऑफिस में काम तो करोगे ना? मिस्टर सैडो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहा हूँ और अब तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी है, इसलिए अब मुझे मैटरनिटी लीव लेनी चाहिए। इतना कहने के बाद मिस्टर सैडो अंतरा की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर उर्वशी की तरफ देखकर कहा, पर तुम फिक्र मत करो, हमारी कंपनी में काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं और बहुत काबिल हैं। मैं नैतिक से बोल दूंगा वो तुम्हारी उन लोगों से मुलाकात करा दे। इतना कहने के बाद मिस्टर सैडो ने सतीश की तरफ देखा और कहा, आप भी फिक्र मत करो अंकल, आप नैतिक को जानते ही हो, उसके रहते हुए उर्वशी को ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सतीश मिस्टर सैडो की बात से सहमत था। उसके हिसाब से भले ही कबीर अब जिंदल ग्रुप नहीं संभालने वाला था, पर उर्वशी की जिंदल ग्रुप में काम करने की इच्छा पूरी हो गई थी। अब वो कबीर के साथ काम करे या नैतिक से, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सतीश को पता था कि नैतिक भी अच्छा इंसान है, उसकी बेटी उसे काफ़ी कुछ सीख पाएगी। ये सब सोचने के बाद सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कबीर, तुमने सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा। अगर मुझे पता होता कि उर्वशी के जिंदल ग्रुप में काम करने की इच्छा पूरी होने वाली है, तो आज मैं तुम्हारे पापा से झगड़ा नहीं करता। वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को समझ आए या नहीं, अशोक को समझ आ गया था कि उसके बेटे ने किस वजह से इतना बड़ा फैसला लिया है। उसने अपनी वाइन का कप उठाया और सतीश के गिलास से टकराते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, वो झगड़ा नहीं था, हम तो बहस कर रहे थे। पर तू बिल्कुल नहीं बदला सतीश, तुझे आज भी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। अचानक सतीश को कुछ याद आ गया और उसने कहा, अरे हाँ, किरण भाभी उर्वशी और नैतिक की पहचान कराने की बात कर रही थी ना, तो इससे उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब नैतिक और उर्वशी साथ में काम करेंगे तो दोनों के बीच काफ़ी अच्छी पहचान हो जाएगी, हमारा डबल फायदा होगा ये कहकर सतीश हंसने लगा। हालांकि उर्वशी ने सतीश को तुरंत टोका, क्या पापा, आप कैसी बात कर रहे हो, चुपचाप खाना खाओ। सतीश ने उर्वशी से कहा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और वैसे भी मैं नैतिक को अच्छे से जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है और किरण भाभी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अगर तुम सास बहू बन गई तो इसे बेहतर क्या हो सकता है। ये बात सुनकर किरण बहुत खुश हुई थी, पर उर्वशी का मुंह उतर गया था, क्योंकि उर्वशी ने यही सोचा था कि वो जिंदल ग्रुप कंपनी में किसी के साथ भी काम करे, उसे कबीर के नज़दीक जाते रहने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन ये बात उसने सपने में भी नहीं सोची थी कि उससे दूर रहने के लिए कबीर जिंदल अपना बिजनेस ही छोड़ देगा, जिसे खड़ा करने के लिए उसने इतने सालों से मेहनत की थी। इसके अलावा वो नैतिक को थोड़ा बहुत जानती थी। नैतिक दिखने में कबीर के जितना अच्छा नहीं था और ना ही वो कबीर जितना काबिल था। उर्वशी को कबीर जैसा पावरफुल आदमी चाहिए था, ना कि नैतिक जैसा नौसिखिया। हालांकि ये सब बातें वो जिसको बताती, उर्वशी को ख्याल आया कि सच में कबीर ने आज बहुत बड़ी चाल चली थी। डिनर टेबल पर बैठे हुए लोगों में उर्वशी को छोड़कर बाकी सब खुश थे। अशोक और सतीश की दोस्ती टूटते टूटते बच गई थी। किरण अपने बेटे के लिए खुश थी। मिस्टर शैडो और अंतरा अपने रिटायरमेंट के लिए खुश थे। शायद अब जाकर वो लोग सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे, जिसका उन लोगों को कब से इंतज़ार था। अंतरा ने मिस्टर शैडो के नज़दीक जाकर उसके कान में फुसफुसाया और कहा, क्या आप यह सब सच में करने वाले हो? मिस्टर शैडो ने कहा, मैं इस मामले को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह सोच रहा हूँ। बिजनेस, प्रॉपर्टी और तुम, ये तीनों में से अगर मुझे किसी एक को चुनना है तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें ही चुनूँगा, क्योंकि हमारे सब प्रॉब्लम की जड़ बिजनेस है। एक बार बिजनेस से छुटकारा पा लिया तो शायद सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आंटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
अब हमें मुझसे किसी बात की भी शिकायत नहीं रहेगी। लता भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब हमारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। वो अपने बेटे के पीछे पड़ी रहेगी। और रही बात उर्वशी की, उसका भी इंतज़ाम हो गया है। ये सुनकर अंतरा ने सवालिया नज़र से मिस्टर शैडो की तरफ देखा। मिस्टर शैडो ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, उर्वशी काम सीखना चाहती है ना, तो मैंने उसके लिए बहुत अच्छा टीचर अरेंज किया है। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, कौन, निशांत? मिस्टर शैडो ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, निशांत उर्वशी को झेल नहीं पाएगा। मैं उसे कंपनी के पुराने डिज़ाइनर के पास भेजने वाला हूँ। वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और उनकी हमेशा मेरे साथ बहस होती थी। उनका नाम है रमाकांत त्रिवेदी। महाभारत में जैसे गुरु होते थे ना, उनका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा है। मुझे नहीं लगता उर्वशी ज़्यादा वक्त उनके पास टिक पाएगी। जैसा मिस्टर शैडो ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले ही दिन उर्वशी ने आर्य कॉरपोरेशन ज्वाइन किया, पर आधे दिन में ही वो रमाकांत से तंग आ गई। जब वो सुबह ऑफिस आई तब उसे रमाकांत ने आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल पूछे, पर उर्वशी उनमें से एक का भी जवाब नहीं दे पाई। इस वजह से रमाकांत बहुत चिढ़ गया था। उसने 4-5 बुक्स उठाकर उर्वशी को दे दी और उसे पढ़ने के लिए बोला, और साथ में ये भी बोला कि 3 दिन में ये बुक्स पढ़कर ख़त्म करनी है, ताकि उसे पता चले कि आर्किटेक्चर क्या होता है। उर्वशी ने इतनी मोटी बुक्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उर्वशी के पास अब एक ही रास्ता था कि वो वहाँ से भाग जाए। उसने देखा कि रमाकांत का ध्यान दूसरे काम पर था। यह देखकर वो दबे पांव वहाँ से भागने लगी, पर रमाकांत ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर पूछा, अरे कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें बुक्स पढ़ने के लिए कहा ना। उर्वशी ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, सर वो मैं बाथरूम जा रही थी। ये सुनकर रमाकांत ने शक की निगाहों से देखा और कहा, पर अभी तुम 10 मिनट पहले ही बाथरूम गई थी ना। इसके जवाब में उर्वशी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो क्या है ना सर, मुझे लूज मोशन है इसलिए। जाहिर सी बात है कि ऐसा सुनकर कोई किसी को मना नहीं कर पाएगा, इसलिए डिज़ाइनर ने उसे जाने के लिए कह दिया। उर्वशी वहाँ से लगभग दौड़ते हुए निकल गई। फिलहाल कंपनी के बहुत सारे लोग रमाकांत को घेर कर खड़े थे। उनमें से कुछ इंटर्न्स थे और कुछ इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स। हालांकि डिज़ाइनर्स एक्सपीरियंस थे, फिर भी वो लोग रमाकांत से चीज़ें सीख रहे थे। कई बार वो अपने प्रोजेक्ट के लिए रमाकांत की सलाह मांगने आ जाते थे, और जो इंटर्न्स थे वो भी फेमस यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके आए थे। ऊपर से जिंदल ग्रुप इंडस्ट्री सबसे बेस्ट सैलरी ऑफर कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे। रमाकांत महेश दीक्षित की तरह एक सीनियर आर्किटेक्ट था। हालांकि यह बात अलग थी कि महेश ने किसी और का डिज़ाइन चुराकर प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ अवार्ड जीता था। इस वजह से इंडस्ट्री में उसका नाम खराब हो गया था, पर रमाकांत का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। इस वजह से कंपनी के सारे लोग उससे काम सीखना चाहते थे। सबको लगता था कि रमाकांत से सीखने का मौका मिलना खुशकिस्मती की बात थी। कंपनी में सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से उर्वशी आ गई, जिसकी वजह से सारे लोग नाराज हो गए थे। हालांकि उर्वशी सतीश अग्रवाल की बेटी थी। ऊपर से कंपनी का नया सीईओ नैतिक जिंदल खुद उसे रमाकांत से मिलवाने लेकर आया था, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता था। नैतिक ने कहा था कि उर्वशी काम सीखना चाहती है, पर सुबह से उसकी हरकतें देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गई थी। नैतिक उर्वशी को रमाकांत के पास छोड़कर गया। उसके बाद रमाकांत ने उर्वशी को आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल पूछे थे, पर वह एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। चलो ये तो फिर भी ठीक था, पर जब रमाकांत ने उसे आर्किटेक्चर की बुक्स पढ़ने के लिए दी तो उर्वशी तुरंत बाथरूम का बहाना करके वहां से भाग गई। इससे साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ भी सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर आई क्यों थी। सीईओ के कैबिन में बैठे नैतिक ने भी यही सवाल पूछा। आधे ही दिन में उर्वशी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो तो मॉम के सामने आज्ञाकारी और समझदार बनने का नाटक कर रही थी और कह रही थी कि उसे काम सीखना है। सिर्फ आधे दिन में उसका पैशन उतर गया। नैतिक को काम ज्वाइन किए हुए 2 दिन ही हुए थे। जिंदगी में पहली बार उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे। सूट पहनना उसके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी वो आदत डाल रहा था। नैतिक ने मिस्टर शैडो से पूछा, भाई तुम और उर्वशी के बारे में कुछ बोलोगे?
मिस्टर शैडो और अंतरा पास वाले सोफे पर बैठे हुए थे। मिस्टर शैडो अंतरा के लिए सेब काट रहा था। उसने कहा, अंतरा की तरफ देखकर कहा, आज ये पूरा सेब खत्म करना है तुम्हें। ये सुनते ही नैतिक चिढ़ गया। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, बस हो गया तुम दोनों का। मैंने तुम लोगों का प्यार देखने के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि तुम लोग मेरे काम में हेल्प कर सको। मिस्टर शैडो ने एक टिश्यू निकाला और अपने हाथ पोंछते हुए नैतिक से कहा, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? देखो नैतिक, अब जिंदल ग्रुप का पूरा बिजनेस तुम्हारे हाथ में है, इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए तुम्हें पैनिक नहीं होना चाहिए। यह सुनकर नैतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूँ कि बिजनेस संभालना मेरे बस की बात नहीं है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, कम से कम अपनी माँ के लिए तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। नैतिक ने शर्मिंदा होते हुए कहा, भाई माँ की तो बातों का बुरा मत मानना, क्या है कि वह मेरी और ऋषिका की कुछ ज़्यादा ही चिंता करती है। उसे बस एक ही डर है कि कहीं हम दोनों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि वो तुम दोनों के साथ कुछ भी करे। उन्होंने तुम दोनों के साथ जो किया है उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर वो मेरी माँ है और मैं। हालांकि नैतिक अपनी बात पूरी करे उससे पहले मिस्टर शैडो ने अपने हाथ उठाए और उसे आगे बोलने से रोक दिया और फिर कहा, आंटी ने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम जिंदल परिवार के वारिस हो, इसलिए प्रॉपर्टी और बिजनेस तुम्हारे नाम पर ही होना चाहिए। नैतिक ने कहा, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। भले हम दोनों का खून का रिश्ता हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, मैं जानता हूँ, तो फिर तुम ये समझ लो कि तुम बिजनेस में मेरी मदद करने आए हो। मैंने इतने सालों से लगातार काम किया है, अब मेरे आराम करने का टाइम है, इसलिए तुम मेरी सारी जिम्मेदारियां संभाल लो। मिस्टर शैडो की बात सुनकर नैतिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे भरोसा दिया, ठीक है भाई, तुम आराम करो, मैं काम मैनेज कर लूँगा। भाभी की डिलीवरी होने के बाद अगर तुम्हें वापस कंपनी ज्वाइन करनी हो तो कभी भी आ जाना, और मैं तो कहता हूँ कि एक के बदले 4-5 बच्चे ही प्लान कर लो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बिजनेस देख लूँगा। नैतिक की बात सुनकर अंतरा ने उससे कहा, तुम्हें अपनी भाभी पर किसी बात का गुस्सा है क्या? मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, अरे बच्चे तो उतने ही होंगे जितना नैतिक ने कहा है, पर वो अलग बात है कि उसके लिए अभी टाइम है। अंतरा ने मिस्टर शैडो के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बस बस बस, इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पहले उर्वशी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यह सुनकर नैतिक ने कहा, हाँ भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ, हम इस उर्वशी का क्या करें? डिपार्टमेंट से किसी ने मुझे ईमेल किया है कि उर्वशी के आ जाने से सबका काम डिस्टर्ब हो रहा है। उसको इसके बारे में मिस्टर शैडो ने कहा, सतीश अंकल और पापा बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए हम उर्वशी को सामने से यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते, वरना पापा और सतीश अंकल की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। उर्वशी ने कहा था कि उसे काम सीखना है, तो हमने उसे एक टीचर दे दिया। अब अगर वो सीखना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? ये उसका प्रॉब्लम है, उसके लिए सतीश अंकल हम लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। यह सुनकर नैतिक ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, तो फिर मैं इस ईमेल्स का क्या करूं? उर्वशी के लिए बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को इग्नोर कर दूं? मिस्टर शैडो ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट कंपनी की आत्मा है, इसलिए हम लोगों को उन्हें शांत करने का तरीका ढूंढना होगा। नैतिक ने पूछा, लेकिन शांत कैसे करूं? सबसे पर्सनली जाकर मिल के बात करूं और दिलासा दूं? अंतरा ने कुछ देर तक सोचा और फिर धीरे से कहा, हर एक एम्प्लॉय से जाकर बात करने का टाइम थोड़ी है हमारे पास। अगर हमें उर्वशी को यहाँ से भगाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। यह सुनकर नैतिक कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा, सपोर्ट करना है? भाभी आप यह क्या? हालांकि वह अपनी बात पूरी करे उसके पहले अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को जितनी ऊंचाई पर लेकर जाओगे उतना ही वो ज़ोर से गिरता है। सतीश अंकल ने उर्वशी को काम सीखने के लिए भेजा है ना, तो हमने उसे काम सिखाना तो शुरू कर ही दिया है। उसके साथ साथ हम उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम भी दे देते हैं, और उर्वशी को यह काम दिया गया है इस बात की खबर भी फैला देते हैं। यह बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलनी चाहिए।
ये कहने के बाद अंतरा ने नैतिक को बताया कि उसे करना क्या है। इस तरह से उर्वशी को कंपनी छोड़ने पर मजबूर करने का प्लान बन गया। उसी दिन लंच के बाद नैतिक ने डिज़ाइन डिपार्टमेंट की एक छोटी सी मीटिंग रखी। सब लोगों के आ जाने के बाद नैतिक ने कहा, मेरे हिसाब से उर्वशी हमारी कंपनी में सेटल हो गई है और उनके पास आर्किटेक्चर में मास्टर्स डिग्री है, तो मुझे लगता है कि उन्हें उनकी डिग्री के लेवल का काम देना चाहिए। इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि उर्वशी को लग्जरी अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाए। अगर किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है तो अभी बताओ। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगर कंपनी का बॉस ये बात बोल रहा है तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। फिलहाल लग्जरी अपार्टमेंट पर काम शुरू हो चुका था, इसलिए उस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करने की ज़रूरत थी। उर्वशी के कंपनी ज्वाइन करते ही उस पर भरोसा करके उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया था। इस बात के लिए कौन मना कर सकता था। कोई कुछ नहीं बोला। इसलिए नैतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छी बात है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि हम सब को हमारे नए कलीग की मदद करनी है और हमें मेहनत करनी है। नैतिक को और कुछ नहीं कहना था, इसलिए उसने मीटिंग ख़त्म की और तुरंत ही मीटिंग रूम से भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर कंपनी के पुराने आर्किटेक्ट रमाकांत ने उसे पकड़ लिया और पूछ लिया कि उर्वशी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों दिया गया है, तो नैतिक के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। नैतिक के बाहर जाते ही मीटिंग रूम में डिस्कशन होने लगा। किसी ने कहा, क्या ये उर्वशी इतनी काबिल है? मुझे तो लगता है इसने जैनी को जानबूझकर बदनाम किया ताकि वो लग्जरी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले सके। यह सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, अरे तू समझा नहीं है, हमारे नए बॉस ने अभी अपनी कंपनी टेक ओवर की है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में अपने लोगों को फंसाएगा। मुझे लगता है धीरे धीरे हम सब रिप्लेस हो जाने वाले हैं। इसके बाद एक तीसरे शख्स ने कहा, मतलब आजकल कंपनी में कुछ भी हो रहा है, हमें इस औरत की बात सुननी पड़ेगी जिसे कुछ भी नहीं आता। जिंदल ग्रुप ऐसे लोगों को कब से हायर करने लगा? तब तक किसी ने कहा, भाई तुम लोगों को अंदर की बात पता नहीं है। मैंने सुना है कि शुरुआत में इसे मिसेस किरण जिंदल ने अपने घर पर रहने के लिए बुलाया था। लगता है यह जिंदल परिवार की छोटी बहू बनने वाली है। इस उर्वशी की वजह से कबीर सर और जैनी को घर से बाहर जाना पड़ा था। जब उर्वशी को पूरा जिंदल परिवार ही सर पर चढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो ऑफिस में आकर हमारे सर पर बैठने वाली है। यह सुनकर एक लड़के ने कहा, तो मतलब ये जैनी की तरह जिंदल परिवार की बहू बनने वाली है? लेकिन जैनी को प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड मिला था और हम सब ने देखा है कि वो आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग में कितनी काबिल है, लेकिन इस उर्वशी को क्या आता है? इसके बाद एक लड़की ने धीरे से कहा, मुझे तो लगता है कि इस उर्वशी ने जानबूझकर जैनी के इंटरव्यू में गलत बातें लिखी थी, क्योंकि उसे तो पता था कि उसके पास जैनी जितना टैलेंट है ही नहीं, और अगर वह दोनों जिंदल परिवार की बहू रही तो उर्वशी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। हालांकि मैं बस यह कह रही हूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उस लड़की की बात पर एक लड़के ने दलील की, मगर जैनी और उर्वशी का रिश्ता क्या है कि वो उसे बदनाम करना चाहेगी? मुझे लगता है इस उर्वशी का इरादा कुछ और ही है। सब लोग धीमी आवाज में ये सब बातें कर रहे थे, फिर भी उर्वशी को साफ सुनाई दे रहा था। उसका काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। भले ही बिजनेस नैतिक को हैंड ओवर कर दिया गया, लेकिन डिज़ाइन डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ को कबीर जिंदल ने हायर किया हुआ था। खास करके रमाकांत त्रिवेदी और निशांत, वो दोनों डिज़ाइन डिपार्टमेंट के पिलर थे और सबसे बड़ी बात, वो दोनों कबीर के खास थे। लेकिन फिर भी इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नई आई हुई उर्वशी को दे दी गई थी, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो लोग उर्वशी की मदद नहीं करने वाले थे।